कहते हैं कि आज की दुनिया में किसी समझदार व्यक्ति से किसी भूत प्रेत चुड़ैल या डायन की बात करो तो वो आदमी सामने वाले को पागल बोलता है। वहीं दूसरी तरफ किसी ऐसे शख्स से पूछिए जो ऐसे हालातों से गुजर चुका हो तो वो आपको अपने और उस घटना के बारे में बताता है और उस घटना से जुड़ी सारी बातें बताता है। ये मानना पड़ेगा कि आज भी ये जो आत्माएं प्रेत डायन होती हैं इनका कहीं ना कहीं तो अस्तित्व है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो सच्ची घटनाएं आजकल लोगों के साथ होती हैं ऐसी नहीं होती। 100 में से 70% लोग आज भी ये बोलते हैं कि कहीं ना कोई रूहानी शक्ति ज़रूर है। लेकिन ये भी सच है कि ये जो भी चीज़ें हैं ये सब शहर से दूर होती हैं। जैसे गांव वाले इलाके हो गए, जैसे सुनसान इलाके हो गए, जैसे नहर के पुलिया के पास, पीपल के पेड़ के पास आज भी अपना आधिपत्य जमा कर बैठे हुए हैं। संतोष कुमार 22 वर्ष का नवयुवक है। शारीरिक रूप से वह पतला है लेकिन कमज़ोर नहीं है। इसकी हाइट 5 फुट से 4 इंच के बीच की होगी। इसके परिवार के सारे लोग इसे प्यार से संतो पुकारा करते थे, तो इसके जिगरी दोस्त इसे नाविक के नाम से चिढ़ाते थे। इसके गांव का नाम मजदेरपुर था, जो उत्तर प्रदेश राज्य के रामाजाही ज़िले में पड़ता है। इसके गांव की सबसे मेन बात यह है कि ये शहर से काफ़ी दूर है। ये गांव शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें कभी भी किसी भी तनाव में नहीं देखा गया। सभी अपनी जीवन को खुशहाली से बिता रहे थे। ये बात लगभग 7 साल पुरानी है। राम किशोर, जिसकी शादी थी, जो कि आज शाम 8 बजे संतोष के गांव से 20 किलोमीटर दूर धर्मपुर में बारात जानी थी। राजकिशोर, सुग्रीव और संतोष तीनों ने पिछले वर्ष ही अपनी 7वीं तक पढ़ाई कंप्लीट करी थी। तीनों एक ही गांव के थे, इस वजह से उनकी जो मित्रता थी वो बहुत घनी थी। संतोष बारात में जाने के लिए कपड़े इस्त्री करवा रहा था। सुग्रीव संतोष के घर आया और उससे बोलता है, भाई हो गई तैयारी तेरी? संतोष ये सुनते ही बोलता है, तैयारी? कैसी तैयारी? अरे भाई शाम को बारात में नहीं चलना क्या? संतोष बोलता है, अभी शाम होने में बहुत वक्त है, आ बैठ जा, चाय पी ले थोड़ी देर। सुग्रीव बैठते हुए बोलता है, यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज शादी में जाएं कैसे। संतोष बोला, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी ही जाना है। सुग्रीव बोला, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, शाम को बारात तेरी बाइक से चल लेंगे। संतोष बोला, चल तो लेंगे, लेकिन मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है और पेट्रोल पंप तक भी नहीं जा सकती वो यार। सुग्रीव बोला, देख फिर क्यों ना ऐसा करें कि बाइक से ही दोनों चलते हैं और पेट्रोल की कीमत दोनों आधी आधी करके ले लेंगे। संतोष बोला, यार वैसे तू सही तो बोल रहा है, लेकिन मेरा कल जल्दी आना भी ज़रूरी है, ये याद रखियो। ये सुनने के बाद उसने 50 रुपये का नोट उसे थमाया और उसने वह अपने पास रख लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो भी कुछ ज़रूरी काम का हवाला देकर वहाँ से चला गया। फिर संतोष वहाँ प्रेस करने के बाद सारे कपड़ों को एक मैनेज करके रख देता है अलमारी में, ताकि शाम को पहन के सीधा निकल सके। शाम हो जाती है। सुग्रीव संतोष के घर आता है। संतोष तैयार हो चुका होता है और सुग्रीव भी अच्छे अच्छे कपड़ों में सही लग रहा होता है और संतोष को आवाज़ देता है, अरे संतोष बाहर आ भाई, चलना नहीं है क्या? संतोष नए कपड़ों में चमक रहा था। वो बाहर आता है और सुग्रीव को देखते ही बोलता है, हाँ भाई बता कैसा लग रहा है तेरा भाई? सुग्रीव बोलता है, पार्टी में दूल्हे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सुंदर लग रहा है तू। वो दोनों इस बात पे हट्टासे मारते हैं और फिर संतोष अपनी चमचमाती बाइक निकालता है। वैसे तो सुपर स्प्लेंडर की सेकंड हैंड मॉडल थी, 2016 की, लेकिन चलने में एकदम मक्खन थी। और हाँ, संतोष ने एकदम दुल्हन की तरह बाइक को चमका रखा था, मानो कल ही लाया हो।
सुग्रीव बाइक पर पीछे बैठ जाता है और हल्का सा संतोष को पकड़ लेता है। संतोष भी 40 की स्पीड पे बाइक को गांव के कच्चे रोडों पे चला रहा होता है। रात के 8 बजे का समय था। आसपास से खेतों में जानवरों की तनिक सी आवाज़ें आ रही थीं। क्या मौसम था, सुहाना सा। संतोष के मुंह से भी कोई पुराने ज़माने का गीत निकल रहा था और सुग्रीव भी उस मस्त हवा का आनंद ले रहा था। तभी एक जोरदार ब्रेक के साथ संतोष की गाड़ी ज़मीन पर रेंगने लग जाती है। सुग्रीव जोर से संतोष को चीख के बोलता है, अरे क्या हुआ, काहे रोक दिए गाड़ी? संतोष बोलता है, अरे यार ये आंटी आ गई थी बीच में, देखियो आंटी, आपको कुछ दिखाई नहीं देता क्या? जाना है तो साइड से जाओ। सुग्रीव ये बात सुनते ही संतोष के पीछे से एक चाटा मारता है और बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? कहाँ है कोई? संतोष बोलता है, अरे घोचू सामने देख। वो सामने देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। संतोष की भी आंखें जैसे बुंदबुदाए जाती हैं। संतोष समझ नहीं पाता कि आखिर ये हुआ क्या था। वो सुग्रीव से बोलता है, भाई मैं कसम खा के कहता हूँ, आगे एक औरत थी और वो मटका सर पे रख के जा रही थी और उन्हें घूंघट कर रखा था। सुग्रीव ये बात सुनते ही संतोष के पीछे से ही बाल खींचने लग जाता है और बोलता है, तूने लगता है घर में बैठे बैठे ही चढ़ा ली है। अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकाल, हमें जल्दी गाँव पहुँचना भी है। कहीं वहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिला तो बेफालतू में लिफाफा पकड़ाना पड़ेगा। ये बोलते ही सुग्रीव और संतोष तेज़ी से वहाँ से बाइक से चलते हैं, लेकिन दोबारा संतोष एक और ब्रेक मारता है और इस बार वो ब्रेक इतनी ज़ोर की होती है कि गांव के कच्चे रोडों पे ही उनकी बाइक स्लिप खा जाती है और दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। इस बार सुग्रीव उठ के संतोष की कॉलर पकड़ के बोलता है, भाई तू हमें मरवाना चाहता है तो वैसे ही बोलते। संतोष हिचकिचाते हुए बोलता है, भाई 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 तूने देखा नहीं क्या, सामने लाश पड़ी हुई थी हमारे गांव के हरिया की। सुग्रीव बोलता है, हरिया? हरिया की कैसे? पागल है क्या? हरिया तो जिंदा है। संतोष बोलता है, भाई मैं कसम खा के कहता हूँ, अपने बाबा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम से, तू मेरा विश्वास कर। सुग्रीव वैसे तो पंडिताइन में ज़्यादा था, तो वो अब धीरे धीरे संतोष की बातें समझ रहा था और वो समझ चुका था कि संतोष के साथ आखिर हो क्या रहा है। वो संतोष से बोलता है, एक काम कर, जैसा मैं बोलूँ वैसा करियो और हाँ, गाड़ी मत रोकियो। संतोष उसकी बात सुनते ही अपना सर हिला देता है और गाड़ी को वो खड़ी करता है। तभी सुग्रीव कहता है, 2 मिनट पीछे हट। फिर संतोष उसकी बात मान के थोड़ा सा पीछे हो जाता है। सुग्रीव अपने हाथ का कलावा खोलता है और उस गाड़ी पे बांध देता है और कुछ मंत्र बुड़बुड़ाने लगता है और ज़मीन से कुछ चीज़ उठाता है और गाड़ी पे रगड़ देता है और फिर बोलता है, सुन संतोष, तुझे अब जो भी दिखाई देगा गाड़ी पे चलते चलते, याद रखियो वो तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुझे उससे डरना नहीं है। वो तेरे को डराने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन याद रखियो वो तुझे भी दिखाई देगा और मुझे भी दिखाई देगा, लेकिन तुझे डरना नहीं है गलती से भी, और गाड़ी पूरे स्पीड से चलानी है। और हाँ, वो अगर सामने आए तो गाड़ी को रोकना नहीं है, याद रखियो इस बात को। संतोष कहता है, भाई तू कहना क्या चाहता है? सुग्रीव कहता है, मेरी बात सुन, एक सवाल मत पूछ। हम जहाँ हैं ना, उसकी बात मैं तेरे को जब हम शादी में पहुँच जाएंगे तो मैं तेरे को समझाऊंगा, लेकिन याद रखियो वो चीज़ तब तुझ पर अटैक करेगी जब तू गाड़ी की ब्रेक मारेगा। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी अब। याद रखियो तुझे डरना नहीं है गलती से भी, वो तेरे को डरा के नुकसान पहुंचाएगी। संतोष की बात समझ जाता है और संतोष गाड़ी चलाता है। संतोष हल्का सा ही आगे बढ़ा था कि उसे पीपल के पेड़ के बाद जो 2 बरगद के पेड़ होते हैं, एक बरगद का पेड़ दक्षिण की तरफ था और एक बरगद का पेड़
पश्चिम की तरफ था। वो दोनों ही किसी वी का शेप बना रहे थे। लेकिन वहाँ पर उसने क्या देखा? उसने देखा उस पीपल के पेड़ पर 7 बच्चे बैठे हुए हैं जिनके पूरे मुंह काले हैं और उनकी आंखें पूरी लाल हो रखी हैं और वो हंसे जा रहे हैं, संतोष का नाम लिए जा रहे हैं। और वही चीज़ सुग्रीव ने भी देखी, लेकिन सुग्रीव ने उस चीज़ को देखकर इग्नोर कर दिया। लेकिन संतोष उस चीज़ को देखकर कांप रहा था। लेकिन सुग्रीव ने किसी तरह संतोष को संभाला और बोला, उधर मत देख, चलता रह। फिर संतोष हल्का सा और आगे बढ़ा था कि उसी रास्ते पर एक बुढ़िया धीरे धीरे वो रोड क्रॉस कर रही थी। और दहशत पैदा कर देने वाली बात तो ये थी कि उस बुढ़िया के हाथ में उसका सर था, जो संतोष की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कान कर रहा था। और वो भी उसका नाम ले रहा था और कह रहा था, संतोष गाड़ी रोक दे, संतोष गाड़ी रोक दे, संतोष मारा जाएगा तू, संतोष तू मारा जाएगा। यही चीज़ सुग्रीव को भी दिखी थी। लेकिन सुग्रीव ने कहा, संतोष हिम्मत मत हार, कुछ नहीं होगा, तू चलता रह। अब धीरे धीरे संतोष को जैसे जैसे वो रोड पार हो रहा था वैसे वैसे संतोष को काफ़ी भयानक चीज़ें दिखी। लेकिन संतोष को ऐसा भी लग रहा था कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई तीसरा भी बैठा है। यही चीज़ सुग्रीव को भी लग रही थी। लेकिन सुग्रीव ने संतोष से कहा, संतोष मैं जानता हूँ तुझे क्या लग रहा है, लेकिन ध्यान रख, तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, चलाता रह, चलाता रह, वरना तू डर जाएगा और डर के मारे तेरे दिल की धड़कन भी रुक सकती है। तू चलाता रह, तू समझा कर, चलाता रह। संतोष कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या हो रहा है, लेकिन सुग्रीव मैं तेरी सारी बात मान रहा हूँ। संतोष का रोना निकल रहा था, संतोष रोए जा रहा था और गाड़ी चलाया जा रहा था। आखिर अपनी जान का डर किसे नहीं होता। अब संतोष कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ब्रेक मारेगा तो मौत है और नहीं मारेगा तो वैसे भी मौत है। और शायद बचने का कुछ ना कुछ एक चांस उस ब्रेक ना मारने में था। और ये चीज़ उसे सुग्रीव की बातों से पता लग रही थी, इसलिए वो चलाता गया, चलाता गया। अब संतोष को काली माँ का एक मंदिर दिखा। गांव में हमेशा ऐसा होता है कि हर 30 फीट पर कोई ना कोई एक मंदिर ज़रूर होता है जहाँ पर पूरे गांव वाले एक साथ जाते हैं। ये वही मंदिर था। संतोष सुग्रीव से कहता है, सुग्रीव अब हमें क्या करना चाहिए? सुग्रीव, सुग्रीव सुन रहा है तू? अब हमें क्या करना चाहिए? सुग्रीव आगे काली माँ का मंदिर है, जवाब दे, तू बोले तो मैं वहाँ पर रोकता हूँ। सुग्रीव वो पीछे नहीं देखता, उसे लगता है कि ये भी छलावे की कुछ चाल है। लेकिन वो काली माता के मंदिर के पास एक बुग्गी देखता है। वो समझ जाता है कि गांव के लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो वो वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक देता है और सीधा काली माता के मंदिर के अंदर जाता है और पंडित जी को अंदर जाते ही सारी बात बताता है। दरअसल उसके आने से पहले पंडित जी गांव में आए चिंकी और उसके परिवार को कल होने वाले यज्ञ के लिए सामग्री का सामान बता रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। गांव वाले भी घूमते फिरते कभी कभार पंडित जी के पास चले जाया करते थे। होता यूँ है कि मंदिर के पास काफ़ी सारे खेत हैं, तो उन खेतों में कई बार गांव वालों को रात के 11 बजे तक रुकना पड़ता है और कभी कभी तो वहीं पर सोना पड़ता है। इसी वजह से चिंकी के पापा जब घर लौट रहे थे तो उन्होंने सोचा कि एक बार पंडित जी से मिलकर यज्ञ के बारे में पूछ लें। तो वहीं पर भागते भागते उन्होंने देखा एक आदमी आ रहा है, और जब उन्होंने गौर से देखा तो ये तो उनके गांव का संतोष था। उन्होंने छूटते ही संतोष को पकड़कर बोला, संतोष क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहा है? संतोष बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था वो। उसने चिंकी के पापा को गले लगाकर रोने लगा। वो रोते रोते बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा दोस्त सुग्रीव कहाँ है और हमारे साथ रास्ते में ये सब हुआ। आप प्लीज़ बता दीजिए हमें, हम क्या करें? आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। पंडित जी हमें बता दीजिए,
हमारा दोस्त हमारा दोस्त मम्मी समझ में नहीं आ रहा कहाँ है। पंडित जी अब इस बात को समझ चुके थे कि इनका किस चीज़ से पाला पड़ा है, और वो ये भी समझ गए थे कि सुग्रीव का क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने संतोष के साथ उस रोड पे जाना सही समझा। उन्होंने संतोष से बोला कि तुम मेरे साथ चलो, और हाँ, जैसा मैं बोलूँ वैसा करना। ये लो, ये महादेव की पवित्र रुद्राक्ष है, त्रिमुखी रुद्राक्ष। इसे अपने हाथ में पकड़ लो, और अब तुम्हें चिंता मत करो, कुछ भी नहीं दिखेगा ऐसा। वो शक्ति तुम्हारे पास तो दूर की बात है, वो तुमसे दूर दूर तक नहीं भटकेगी। मेरे साथ चलो। रिंकी के पापा भी साथ में चल लेते हैं। वो तीनों जब जा रहे होते हैं सड़क पर, तो वो देखते हैं सुग्रीव रास्ते पर बेहोश पड़ा था, और उसका सर पूरी तरह ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक उसके सर के ऊपर से गुजरा हो। सुग्रीव की हालत इतनी खौफनाक थी कि अगर कोई बहादुर दिल का इंसान भी देखे तो उसका भी कलेजा फट जाए। फिर पंडित जी वहाँ की शक्ति के बारे में आकलन करते हैं, और वो सब समझ जाते हैं कि क्या क्या यहाँ हुआ था। फिर वो संतोष को वापस मंदिर ले जाते हैं, और सुग्रीव को उसके घर वालों को खबर करके सारी बात बता देते हैं। उसके बाद उसके घर वाले और साथ में गांव वाले सारे के सारे वहाँ जमा हो जाते हैं। संतोष के ऊपर थोड़ा मंत्र छिड़का जाता है, उसके ऊपर थोड़ा पूजा पाठ की जाती है, ताकि वो उस शक्ति से पूरी तरह मुक्त हो सके। फिर उसके बाद पंडित जी जो उसे बताते हैं, उसके बाद संतोष एक दहशत में कांपने लगता है, और वो इस बात को समझ जाता है कि आखिर सुग्रीव ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। दरअसल वो दोनों जब रास्ते पर जा रहे थे तो सुग्रीव ये बात समझ चुका था। वो जो शक्ति है वो रेणी शक्ति है। अगर रेणी शक्ति का मतलब आप नहीं समझे तो मैं बता दूं, संतोष पे किसी ने काला जादू करा रखा था उसे मारने के लिए, और वो जो काला जादू था वो उसकी बाइक पर था, और वो किसी और ने नहीं बल्कि धर्मेंद्र चाचा ने कराया था, जो संतोष के सबसे करीबी थे। दरअसल संतोष के चाचा उससे वसीयत बांटना नहीं चाहते थे, लेकिन आधी से ज़्यादा वसीयत संतोष के नाम पर लिखी हुई थी, और वो संतोष के सामने हमेशा प्यार जताते थे ताकि वो ये समझ ना पाए कि वो उससे कितनी नफ़रत करते हैं। तो उन्होंने राजगढ़ तांत्रिक से उसकी बाइक में शैविक मंत्र करवाया था, जिससे उसकी बाइक के पीछे शमशान घाट के सारे प्रेत पड़ गए थे। जिसके बाद ये बात सुग्रीव को पता लगी, क्योंकि उसने वहाँ की मिट्टी का आंकलन कर लिया था। दरअसल वो भी एक पंडित था, वो ये सब समझता था, लेकिन उसने ये बात संतोष को नहीं बताई। अब दिक्कत ये थी कि जो भी उस बाइक पे बैठेगा उसमें से एक की कुर्बानी तो जानी थी। ये बात भी सुग्रीव समझ गया था, लेकिन वो ये बात भी संतोष को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर संतोष डरा तो उसकी भी जान जा सकती है। सुग्रीव ने अपना कलावा खोल के बाइक पर बांध दिया, और बाइक पर मंत्र बांधित करके उसी जगह की मिट्टी लगा दी, जिससे बाइक का प्रेत ये समझ ना पाए कि बाइक अग्रोधित है। इसके बाद सुग्रीव ने संतोष को डरने से रोका ताकि वो बाइक गिरा ना दे, और वो सीधा सीधा चलता रहा। सुग्रीव समझ गया था कि अब उसकी मौत नज़दीक है, इसलिए उसने पहले ही संतोष को बोल दिया था कि अपनी बाइक इस साइड से मत रोकना। और सुग्रीव उस भूत की चपेट में आ गया, और वहीं पर उसकी एक दर्दनाक मृत्यु हो गई। लेकिन संतोष की इसमें जान बच गई थी। संतोष अब ये बात समझ चुका था, और उसने धर्मेंद्र चाचा को सीधा मरवा दिया और अपना बदला पूरा किया। उसके अंदर अभी भी बहुत गुस्सा भरा हुआ था, उसका मन नहीं मान रहा था। तो उसने उस तांत्रिक के बारे में पता करा और उसकी भी मृत्यु करवा दी। वो ये दिन कभी नहीं भूला और ना भूल पाएगा, लेकिन वो अब ये समझ चुका था कि होनी को कौन टाल सकता है।
और वो अपने दोस्त सुग्रीव के परिवार से हमेशा मिला करता था और उनके लिए अब कुछ करना चाहता था। इसलिए जो भी उसका पैसा आता था वो आधा सुग्रीव के परिवार के साथ बांटता था, क्योंकि कहो ना कहो सुग्रीव के बलिदान ने ही आज अपने दोस्त की जान बचा ली थी। अब वो नकाबपोश कब्रिस्तान से जा चुके थे। वह लगातार चिल्लाए जा रही थी, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस कब्र से निकालो, इसमें मेरा दम घुट रहा है। तभी एक अनजान शक्ति कब्र में से उस लड़की को बाहर निकाल देती है। लड़की चिल्लाती हुई अपने अंकल भारत जी के पास पहुंचती है। भारत एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है। वह लड़की को देखकर एकदम चौंकन्ने में आ जाता है। रूपाली, तुम इतनी रात में यहाँ, और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? रूपाली कहती है, हाँ भारत। रूपाली भारत को पूरी बात बता देती है। भारत कहता है, रूपाली अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मर चुकी हो और जो मेरे सामने है वो तुम्हारी आत्मा है और तुम एक पिशाचनी बन चुकी हो। रूपाली कहती है, नहीं भारत, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकती। भारत कहता है, अच्छा तुम मेरा हाथ छूकर दिखाओ। रूपाली भारत का हाथ छूती है मगर वो छू नहीं पाती। भारत कहता है, हुआ यकीन तुम्हें? रूपाली कहती है, नहीं भारत, मैं अपने हथियारों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी लाश में दोबारा जाऊंगी और उनसे प्रतिशोध लूंगी। इतना कहकर रूपाली चीखने चिल्लाने लगती है और कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ती है। भारत उसे रोक नहीं सकता, इसलिए वो वहीं खड़ा रहता है। इस घटना को लगभग 2 महीने हो जाते हैं। इधर शहर के जाने माने बिजनेसमैन राज मल्होत्रा फाइलें के पेज उलट पलट कर रहे थे। उनकी नई सेक्रेटरी समीक्षा उनको अपने बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी। उनकी पत्नी रूपाली मल्होत्रा 2 महीने से गोवा गई है। राज का दोस्त रंजीत उनके साथ बिजनेस पार्टनर है। रंजीत राज के कैबिन में आता है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। रंजीत कहता है, राज, कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं यार। राज कहता है, कैसी घटना? रंजीत बताते हुए कहता है, राज, रात को जब भी मैं सोता हूँ तो किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है। कोई साया अचानक से मेरे पीछे चलता है और कल किसी ने मुझे पलंग सहित उठाकर बाहर फेंक दिया। राज हंसने लगता है और हंसता हुआ कहता है, अरे यार, तुझे कोई बुरा सपना आया होगा। रंजीत कहता है, राज, कहीं ये तुम्हारी बीवी की आत्मा तो नहीं? राज कहता है, ये आत्मा भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। रंजीत कहता है, नहीं राज, मेरे साथ ऐसी घटना ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई, विश्वास करो मेरा। राज रंजीत की बात को उसका वहम बताकर टाल देता है और कहता है, तुम पर काम का प्रेशर ज़्यादा है, घर जाओ, कुछ दिन आराम करना। रंजीत डरता हुआ अपने घर चला जाता है। इधर ऑफिस में राज अपनी सेक्रेटरी समीक्षा से प्यार करने लगता है। सेक्रेटरी समीक्षा भी रवि से प्यार करती है। समीक्षा ने राज से कई बार कोशिश करी कि वह रूपाली से मिले, लेकिन राज ने बताया कि रूपाली उसे छोड़कर गोवा चली गई है और जल्द ही उनका तलाक भी होने वाला है। एक दिन राज समीक्षा को अपने घर रात को डिनर पर बुलाता है। उस दिन जब समीक्षा राज के घर पहुंची, समीक्षा को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे पलट कर देखती है तो उसे अपना वहम लगता है। राज, समीक्षा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? समीक्षा कहती है, नहीं राज, कोई परेशानी नहीं हुई। राज समीक्षा को टेबल पर बिठाता है। राज कहता है, चलो समीक्षा, डिनर करते हैं। राज डिनर के लिए जैसे ही बैठता है तो उसकी कुर्सी हवा में सरक जाती है और राज गिर जाता है। उठकर वो समीक्षा को सॉरी बोलता है। समीक्षा भी राज को इट्स ओके बोलती है।
समीक्षा और राज अब डिनर कर चुके होते हैं। समीक्षा हाथ धोने बाथरूम जाती है। अचानक गैलरी की लाइट्स बंद चालू होने लगती हैं। समीक्षा बाथरूम में आईने के सामने खड़ी है। आईने में उसे एक लड़की दिखाई देती है। पीछे पलट कर देखती है तो कोई नहीं दिखता। समीक्षा हाथ धोने के लिए नल चालू करती है। वह देखती है कि नल से खून बह रहा है। समीक्षा ये देखकर एकदम डर जाती है और राज को चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। राज समीक्षा से पूछता है, क्या हुआ समीक्षा? राज, अभी मैंने बाथरूम में किसी लड़की को देखा और नल में से पानी की जगह खून निकल रहा था। समीक्षा घबराते हुए राज को सारी बात बताती है। राज समीक्षा से कहता है, यार समीक्षा, तुम्हारा कोई वहम होगा, और हाँ, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं है। समीक्षा कहती है, राज, रात बहुत हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं समीक्षा, रात को जाना ठीक नहीं होगा, आज तुम मेरे यहाँ ही रुक जाओ। समीक्षा कहती है, ठीक है राज, तुम कहते हो तो रुक जाती हूँ। अचानक खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती हैं। बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। लाइट बंद चालू होने लगती है। समीक्षा डर जाती है और राज की छाती से लग जाती है। कुछ देर बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। राज और समीक्षा अब अलग अलग कमरे में सोने चले जाते हैं। समीक्षा जब सो रही होती है तो किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से बाहर आकर देखने लग जाती है। कोई नहीं है। वह आकर चुपचाप सो जाती है। दूसरे दिन समीक्षा अपने घर चली जाती है। ऑफिस से उसके पास कॉल आता है कि राज के दोस्त रंजीत की किसी ने बेरहमी से जान ले ली है और उसका काफ़ी बुरी तरह कत्ल हो चुका है। उसकी लाश कब्रिस्तान के बाहर लटकी हुई वहाँ पुलिस वालों को मिली। उसके बाद पुलिस मामले की जांच करने लगती है। अब राज के ससुर गोवा से आ जाते हैं और समीक्षा के बारे में पूछने लगते हैं। राज, रूपाली कहाँ है? राज राज कहता है, डैड, आपकी बेटी मुझसे झगड़ा करके गोवा चली गई थी आपके पास। समीक्षा के पिता कहते हैं, वो गोवा नहीं पहुंची है। उसने 2 महीने पहले बात की थी मुझसे, तब वह बहुत परेशान थी। राज ने कहा, मुझे क्या पता रूपाली कहाँ है और आपके पास क्यों नहीं पहुंची। रूपाली के पिता उससे कहते हैं, वो गोवा नहीं पहुंची है। उसने 2 महीने पहले मुझसे बात की थी, तब वह बहुत परेशान थी। और वो राज की कॉलर पकड़कर उसे एक हाथ से उठा लेते हैं और कहते हैं, बोल बास्टर्ड, कहाँ है मेरी बेटी और तूने क्या किया उसके साथ? राज उसे धक्का देते हुए कहता है, चल निकल बुड्ढे यहाँ से, और आज के बाद घर मत आना। तेरे ऐसे बुड्ढों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। रूपाली के पापा कहते हैं, राज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए रूपाली के पिता चले जाते हैं। उधर राज समीक्षा को कॉल करता है। हेलो समीक्षा, हाउ आर यू? समीक्षा कहती है, आई एम फाइन राज। राज कहता है, समीक्षा, तुमसे बहुत दिनों से नहीं मिला हूँ ना, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? समीक्षा कहती है, कहाँ राज? राज कहता है, मनाली। समीक्षा कहती है, नहीं राज, अभी नहीं, अभी हम कहीं नहीं जा सकते जब तक तुम्हारा तलाक और हमारी शादी नहीं हो जाती। राज कहता है, तलाक हो जाएगा बेबी, शादी तो तलाक के बाद ही होगी ना, तो डेट पर जाने में क्या हर्ज है तुम्हें? समीक्षा कहती है, यार तुम समझ नहीं रहे, माँ मना करेंगी क्योंकि तुम शादीशुदा हो। राज कहता है, मैं मना लूँगा मॉम को, लेकिन तुम जा रही हो मेरे साथ, और कुछ नहीं सुनना मुझे। आज माँ से मिलने घर आ रहा हूँ, बाय। ये कहकर राज फ़ोन काट देता है। यहाँ समीक्षा सोच में पड़ जाती है कि माँ से कैसे बात करें। भारत एक ज्योतिषी तथा तंत्र विद्या के विद्वान है। रूपाली की आत्मा की शांति के लिए भारत राज से मिलने उनके घर आते हैं। राज कहता है,
हाँ, आओ भारत। भारत कहते हैं, राज मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राज के अचरज में पूछता है, क्या बात भारत? भारत बताता है, रूपाली की आत्मा बहुत अशांत है। कल वह मेरे पास आई थी, वह पिशाचिनी बन चुकी है। राज चौंक जाता है और बोलता है, ये क्या बकवास है? भारत, तू क्या बोल रहा है? भारत कहता है, ये बकवास नहीं है, ये सच है। तुम्हारी पत्नी मर चुकी है और तुमने उसे कब्र में दफन कर दिया है। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा तब तक रूपाली की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब वह पिशाचिनी बन गई है। राज ये सुनकर शॉक हो जाता है और मन ही मन में बुदबाते हुए सोचता है, रूपाली के बारे में इतना कुछ भारत को कैसे पता? राज कहता है, मैं आपकी इन आत्माओं वाली बातों को झूठा मानता हूँ और मैं इन बातों में नहीं आने वाला। तुम जैसे पाखंडी लोग सिर्फ लोगों को लूटना जानते हैं। भारत कहता है, राज तुम मुझे उस कब्र तक पहुंचा दो जहां तुमने रूपाली को दफन किया था, ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। तुमने नहीं बताया तो रूपाली की आत्मा तुमको ख़त्म कर देगी। राज कहता है, भारत अब तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? वही तुम्हें सबक सिखाएगी। भारत राज के यहाँ से चले जाते हैं और सावधान करते हैं, अब जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे राज, तब मैं भी कुछ नहीं कर सकूँगा। राज रात को समीक्षा के घर जाकर उसकी माँ से मिलता है और जिद करके समीक्षा की माँ को मना लेता है। राज टिकट बुक करा लेता है। 2 दिन बाद समीक्षा राज के साथ मनाली घूमने चली जाती है। राज का ससुर पुलिस थाने में रूपाली के लापता होने और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए राज के घर आती है तो उसके घर में ताला डला देख लेती है। रूपाली के लापता होने के पोस्टर पूरे शहर में छप जाते हैं। राज और समीक्षा मनाली में एक होटल कमरा बुक कर लेते हैं। सफ़र की थकान में चूर समीक्षा राज के ही बेड पर सो जाती है, क्योंकि सुबह उठकर उन्हें वादियों में घूमने जाना था। अब सुबह हो चुकी थी। राज और समीक्षा सुबह सोकर उठते हैं, दैनिक क्रिया से निवृत्त होते हैं। राज मनाली जाने के लिए एक किराए की टैक्सी लेता है और वे टैक्सी से मनाली की वादियों में घूमने चले जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले रोमांस कर रहे होते हैं। राज समीक्षा को पूरी जर्नी के बारे में समझाता है। तभी अचानक से एक जोरदार हवा का झोंका समीक्षा और राज को एक दूसरे से अलग कर ज़मीन पर पटक देता है, जिससे राज और समीक्षा दोनों को चोट लग जाती है। समीक्षा कहती है, ये क्या था राज? राज कहता है, पता नहीं समीक्षा क्या था, अचानक से ऐसा लगा किसी ने हम दोनों को हवा में उछाल दिया हो। खैर छोड़ो, हो सकता है तेज़ हवा का झोंका आया हो। ऐसा कहकर राज समीक्षा को होटल ले जाता है। होटल पहुंचकर समीक्षा और राज एक दूसरे की चोट पर मरहम लगाते हैं। समीक्षा को घुटने में हल्की चोट लगी होती है। राज उसे दवा लगाकर आराम करने को कह देता है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। बाहर अचानक तेज़ बारिश होने लगती है। समीक्षा कहती है, राज अभी तो मौसम कितना साफ था, हाँ अचानक से बारिश? राज कहता है, ये मनाली है मेरी जान, पहाड़ों में कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसा कहते हुए राज ने समीक्षा को बाहों में भर लिया। समीक्षा छुड़ाते हुए, हाँ पहाड़ियों में कभी भी बारिश हो सकती है। राज चलो ना, इस बारिश में घूमते हैं। समीक्षा राज को लेकर बगीचे में चली जाती है और दोनों बारिश में कपल डांस करते हैं। अब यहाँ पर राज और समीक्षा को मनाली में 1 सप्ताह बीत जाता है। समीक्षा घर से पहली बार इतनी दूर थी। उसने माँ को भी कॉल करके बता दिया था कि 1 सप्ताह में आ जाएगी। समीक्षा राज के बारे में सोच रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी मोबाइल बज उठता है। समीक्षा कॉल रिसीव करती है। हेलो माँ, कैसी हो? माँ कहती है, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कब आ रही है वापस? समीक्षा कहती है, माँ बस राज और मैं जल्दी वापस आ रहे हैं। माँ कहती है, ठीक से आना, तेरी चिंता होती है।
समीक्षा कहती है, माँ आप स्टेशन पे लेने मत आना, मेरे साथ राज है। माँ कहती है, ठीक है बेटा। समीक्षा कहती है, ओके मम्मा, बाय बाय। समीक्षा, राज हमें 1 सप्ताह हो गया है, अब घर चलना चाहिए। राज कहता है, नहीं समीक्षा, अभी नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जान पाए हैं। समीक्षा कहती है, राज, माँ का फ़ोन आया था, उन्हें मेरी चिंता है। राज कहता है, कैसी चिंता यार, हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए। समीक्षा कहती है, अच्छा राज, तुम यहीं रहना, मैं खुद चली जाऊंगी। रोते हुए कहती है, तुम्हें मेरी माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। राज कहता है, समीक्षा क्या हुआ, हम कल कल चलेंगे ना, तुम नाराज़ मत होना यार। और रोना नहीं, आंसू पोंछते हुए। राज कोई भी गलती नहीं करना चाह रहा था, जैसा समीक्षा कहती है वैसा करेगा। समीक्षा अपनी माँ नीलम से बहुत प्यार करती है, वह उसे चिंतित नहीं देख सकती। इसलिए समीक्षा और राज दूसरे दिन फ्लाइट से मनाली से अपने शहर पहुंच जाते हैं। राज को अब डर लगता था कि उसकी पत्नी रूपाली का पिता कहीं कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दे। इधर रूपाली की आत्मा राज और समीक्षा की नज़दीकियों से बहुत ज़्यादा क्रोधित थी। अगली सुबह राज सीधा भारत के घर जाता है। भारत, रात को रूपाली आई थी। भारत कहता है, मैं अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। राज कहता है, भारत क्यों, हाँ तू ऐसा नहीं कर सकता यार। भारत चिल्लाते हुए कहता है, अरे मूर्ख, जब रूपाली की आत्मा मेरे पास आई थी तब मैं तेरे पास आया था और कहा भी था कि रूपाली को कहाँ दफन करा है बता दे, ताकि उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वह बदला लेकर रहेगी। भारत की बात सुनकर राज वहाँ से चला जाता है। इधर रूपाली का पिता पुलिस को लेकर राज के घर पहुँचता है। घर में ताला लगा देख पुलिस को बोलता है, देखो साहब, ये भाग गया। वो इतना कहता ही है कि राज आ जाता है। राज कहता है, कौन भाग रहा है ससुर जी? उसका पिता कहता है, ये पुलिस बताएगी जब डंडे पड़ेंगे, रोते हुए। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बेटी को कहाँ रखा है, इससे पूछिए प्लीज़। राज कहता है, इंस्पेक्टर साहब मैं बता चुका हूँ इन्हें, रूपाली झगड़ा करके गोवा चली गई थी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर कहते हैं, राज तुम कह रहे हो कि रूपाली गोवा चली गई थी, पति होने के नाते फ़ोन पर तो तुम पूछ सकते थे, वह पूछा या नहीं? राज सकपका जाता है, वो वो मुझसे झगड़ा करके गई है, मैं फ़ोन क्यों लगाऊंगा? राज की हरकतों और लड़खड़ाते हुए लफ्ज़ों से इंस्पेक्टर समझ जाता है कि राज कुछ छुपा रहा है। इंस्पेक्टर अपने हवलदार राम सेवक से कहता है, पता करो राज क्या करता है, किससे मिलता है और रूपाली यहाँ से कहाँ गायब हुई। हवलदार राम सेवक, जी सर। राम सेवक रवि के ऊपर नज़र रखता है। यहाँ समीक्षा सुबह से ही टेंशन में थी। समीक्षा की माँ ने आज ऑफिस जाने के लिए उसे मना कर दिया था। तभी मोबाइल पर रिंग बजती है। समीक्षा कॉल उठाती है। हेलो, कौन बात कर रहा है? राज कहता है, समीक्षा मैं राज बोल रहा हूँ, आज तुम ऑफिस नहीं आई? समीक्षा कहती है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं आई। राज कहता है, क्या हो गया समीक्षा, सब ठीक है ना? समीक्षा कहती है, हाँ बाबा सब ठीक है। राज कहता है, समीक्षा तुम संभल कर रहना, कुछ भी हो तुरंत फ़ोन करना। इतना कहकर राज फ़ोन रख देता है। रात का समय है। समीक्षा खिड़की के पास बैठकर एक उपन्यास पढ़ रही है। तभी अचानक खिड़की के पास कोई तेज़ी से गुजरता है। ये महसूस करते ही पलटकर देखने पर समीक्षा को कोई दिखाई नहीं देता। उपन्यास पढ़ते पढ़ते हल्की सी नींद का झोंका सा लग जाता है। समीक्षा हिलकर उठने का प्रयास करती है। तभी अचानक खिड़की से एक हाथ बाहर दिखाई देता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। उसे लगा कि उसका कोई वहम है। समीक्षा अपने पलंग पर जाकर सो जाती है।
समीक्षा ये समझ नहीं पा रही थी कि रूपाली की आत्मा अब एक खूनी पिशाचनी बन चुकी है और उस पिशाचनी के हाथ अब समीक्षा के गले तक पहुंच जाते हैं और वो उसका गला दबाने लगती है और कहती है, अपना भला चाहती है तो दूर हो जा मेरे पति से, नहीं तो मेरे पति के साथ साथ तू भी मरेगी। समीक्षा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। समीक्षा की आवाज़ सुनकर उसकी माँ आ जाती है। वह देखती है कि समीक्षा बिस्तर पर लेटी हुई है और चादर हाथों से पकड़कर चीख रही है। उसकी माँ पानी के छींटे मारकर उठा देती है। वह आंखें खोलती है तो माँ को सामने देखकर लिपट जाती है। समीक्षा कहती है, माँ वो मेरा गला गला दबाना चाहती थी, मारना चाहती थी मुझे। माँ कहती है, कौन समीक्षा? कोई तो नहीं थी यहाँ तेरे पास? तूने कोई बुरा सपना देखा है बेटा? समीक्षा रोते हुए कहती है, नहीं माँ, मेरे सपनों में नहीं था, पूरा हकीकत था माँ। माँ कहती है, समीक्षा मैं तेरे पास हो जाती हूँ, फालतू में डर रही है तू। समीक्षा कहती है, नहीं माँ वो सपना नहीं था। समीक्षा की माँ समीक्षा को समझा बुझाकर सुला देती है और समीक्षा को डर के मारे नींद नहीं आती। उधर राज को नींद नहीं आ रही है। उसने ड्रिंक पीने के बाद सिगरेट पीने लगता है। जैसे ही लाइटर जलाकर सिगरेट जलाता है, अपने सामने रूपाली का साया देखकर वो चौंक जाता है और रूपाली उसके बाल पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ करती है और बोलती है, राज मैं वापस आ गई और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो मौत का खेल शुरू होगा। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था और उसका पूरा मुंह एक सड़े हुए मांस से सड़ा हुआ था और अलग अलग जगह से कटा हुआ था। उसका मुंह इतना खतरनाक लग रहा था कि राज की आधी दिल की धड़कन तो वहीं रुक गई। उसके बाद रूपाली वहाँ से गायब हो गई और राज को आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में उसके पास समीक्षा आई। समीक्षा ने उसे सारी बात बताई और उसके बाद राज समझ गया कि वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। इसलिए राज ने अपने आप को पुलिस के हवाले करना सही समझा और पुलिस को जाके राज ने सारी बातें बताई और एकदम सच कबूल करा। राज ने कहा, मैं समीक्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी रूपाली से शादी हो चुकी थी। रूपाली एक मिडिल क्लास की लड़की थी और समीक्षा एक काफ़ी सुंदर और काफ़ी अमीर घराने की लड़की है। मुझे वो अपने स्टेटस की लगती थी, लेकिन दूसरी तरफ रूपाली एकदम चौरवाहे गांव की तरह लगती थी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक समय पर मेरी माँ ने उससे मेरी शादी करा दी थी, जिसके बाद अपनी माँ की खुशी के लिए मैंने हंसते हंसते उसे शादी तो कर ली, लेकिन मेरी ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद सी हो चुकी थी, क्योंकि एक गांव की गवार मेरे साथ रहती, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। समीक्षा से मैं काफ़ी प्यार करता था और रूपाली को रास्ते से हटाने के लिए मैंने कुछ सोच रखा था। समीक्षा मुझसे प्यार करती थी और वो जानती थी कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तो उसने मेरे से कहा कि मैं रूपाली को छोड़ दूँ या उसे सब सच बता दूँ ताकि रूपाली से डिवोर्स मिल सके। लेकिन ये बात रूपाली को पता लग गई और रूपाली मेरे से आए दिन घर में झगड़ने लगी थी, जिसको सोच के मैंने रूपाली को अपने ऑफिस की तरफ से गोवा की टिकटें दी, जिससे मैंने उसे बोला, एक काम करो, तुम अपने पापा के घर पे चले जाओ, जिससे तुम फ्रेश हो जाओगी थोड़ा सा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा कभी। तुम अपना पापा के पास जाओ और वहाँ पर जाके थोड़ा एंजॉय करो ताकि तुम्हारा मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। रूपाली के पीछे मैंने अपने बंदे छोड़ रखे थे जो उसे वहीं ख़त्म कर देंगे। मैंने राजू, पिंटू और मुकेश को 2.5 लाख रुपए दिए थे, जिससे वो रूपाली को मार सके और सबूत भी ना छोड़े। राजू, पिंटू और राकेश, इन तीनों को वो अपना भाई मानती थी और हर
रक्षाबंधन पर राखी बांधा करती थी, लेकिन वो मेरे लिए कत्ल करा करते थे, जिसके लिए मैंने उन्हें रूपाली की ही सुपारी दी। शुरू में वो नहीं माने थे, लेकिन जब मैंने कीमत बढ़ाई तो उनका ईमान मैंने ख़रीद लिया। उसके बाद वो लोग अपना काम ख़त्म करके वापस आए तो मैंने कोई सबूत ना बचे, इसलिए उन्हें उनके पैसे देकर उन्हें बांग्लादेश छुड़वा दिया, जिससे वो वहीं चले गए और वहाँ रहने लगे। लेकिन राजेंद्र को ये बात पता लग गई और राजेंद्र मेरे से ये बात छुपाने के पैसों की डिमांड करने लगा। तो मैंने राजेंद्र को भी पैसे दिए। राजेंद्र रूपाली का बहुत करीबी था, लेकिन मैंने उसे भी ख़रीद लिया। रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, पैसा सब कुछ ख़रीद लेता है, ये मैंने साबित कर दिया था। लेकिन मैं भूल गया था कि करनी का नतीजा हर किसी को भुगतना ही होता है। वो वापस आई और मुझे खबर मिली कि वहाँ पर बांग्लादेश में भी उसने अपने हथियारों को नहीं छोड़ा और उन्हें दर्दनाक मौत दी। और यहाँ पर राजेंद्र को भी उसने एक बहुत ख़तरनाक मौत दी और अब वो समीक्षा और मेरे पीछे पड़ी है। हाँ, मैं दोषी हूँ उसकी मौत का और मैं सज़ा का हकदार हूँ। मुझे जो बेहतर हो सके वो सज़ा दो, लेकिन समीक्षा को कुछ मत करना। समीक्षा एकदम निर्दोष है, उसे कुछ नहीं पता था। ये सब वो पुलिस वालों को बता रहा था और पुलिस भी बड़ी गौर से उसकी बातें सुन रही थी और वो समझ रही थी कि शायद राज अपने आप को बचाने के लिए ये सारी बातें कर रहा है। तो पुलिस ने उसे उसके जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन बाहर समीक्षा अब सब समझ चुकी थी, तो वो योग सिद्धि के पास गई, जो नागा साधु हुआ करते हैं। उन्हें उसने सारी बातें बताई, तो उन्होंने इस बात में मदद करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि आत्मा अपना बदला लेने आई है और वो एक प्रताड़ित आत्मा है। वो अपना बदला लिए बिना नहीं जाएगी और राज को मरना ही होगा और वही मारेगी। इसके बाद नागा साधुओं ने समीक्षा को एक मंत्र और एक धागा दिया ताकि वो अपने घर को सुरक्षित कर सके, क्योंकि समीक्षा बेवजह मारी जाती अगर नागा साधु ऐसा ना करते तो। लेकिन राज एक गुनहगार था और समीक्षा तो यहाँ बच चुकी थी, लेकिन अब राज के साथ जो होने वाला था वो इतना दिल दहला देने वाला था कि कोई देखे तो उसकी धड़कन बाहर आ जाए। जेल के अंदर जब राज रात को गुमसुम सा बैठा हुआ था और अपनी हरकतों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके सामने ही कोने में एक लड़की अपना मुंह नीचे करके रो रही थी और उसकी तरफ देख रही थी। राज ने उसकी तरफ देखा और राज ने कहा, रूपाली। उसने मुंह ऊपर करा तो उसका चेहरा देखते ही उसका मन दहशत में भर गया। फिर रूपाली ने राज से कहा, राज, मेरी गलती क्या थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा करा? मैं तो तुमसे खूब प्यार करती थी, तुम्हारे हर काम करती थी, तुम्हारे लिए हर बात मानती थी मैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे क्यों? तुम्हें पता है कितना कितना दम घुटता है। राज रूपाली के पास आ रहा था, तभी राज का पैर फिसला और वो गिर पड़ा और एक चीज़ ने उसे उसके पैर सहित घास काटने वाली मशीन की तरफ खींचा और वो चल रही थी। वो उस शक्ति से बहुत ज़ोर से खींच रही थी, जिसकी वजह से राज चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो चिल्लाए जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन रूपाली नहीं मान रही थी, वो उसे खींचे जा रही थी। और अब सुबह हो जाती है। जैसे ही इंस्पेक्टर अपनी जेल का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर हर तरफ मांस के छींटे पड़े हैं और एक सर उसके अंदर घुसा पड़ा है। घास काटने वाली मशीन पूरा खून से लथपथ थी
हर तरफ मांस के लिथड़े पड़े हुए थे। इंस्पेक्टर समीक्षा से मिलते हैं और उन्हें पूरा हाल सुनाते हैं। समीक्षा बात समझ जाती है और वो ये जान जाती है कि जो भी हुआ ये होनी का नतीजा था। इसके बाद रूपाली की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और वो भी अपना परलोक चली जाती है। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन समीक्षा आज भी राज को याद करती थी।